हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर की बुक E101 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से लिया गया है। और आज का हमारे टॉपिक का नाम है बुनियादी शिक्षा, जिसे हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बात करेंगे इसकी विशेषताओं व सीमाओं के बारे में, जिसे गुण या दोष भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। बुनियादी शिक्षा। बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर कुछ भी आता है, वर्धा शिक्षा योजना का नाम आता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, नई तालीम आता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, और बुनियादी शिक्षा आता है तब भी, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। अंग्रेजी के बेसिक शब्द का तात्पर्य होता है आधारभूत। ये तो आपको पता ही होगा कि बेसिक क्या होता है, आधारभूत होता है, तथा इसका उर्दू शब्द है बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा जो शब्द है वो किस भाषा में दिया है, उर्दू भाषा में दिया है। शिक्षा के इस योजना के फलस्वरूप यह शिक्षा आधारभूत तथा बुनियादी भी है। बुनियादी मतलब कि अगर हम किसी चीज़, जब हम कोई घर बनाते हैं तो क्या है, पहले बुनियादी रखते हैं ना। अगर हम कोई आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, कि छोटे लेवल पे हमने अच्छे से पढ़ाई की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि पढ़ाई की बुनियाद यहाँ से ही डलती है। इसे बेसिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। चलिए बात करते हैं हम इसके गुण या विशेषताओं के बारे में। बेसिक शिक्षा में निहित अद्वितीय गुण या विशेषताओं के कारण इसे महात्मा गांधी का महानतम उपहार माना जाता है। तो इसे किसने बनाया था, ये किसकी देन है, ये महात्मा गांधी जी की देन है। ये आपको याद रखना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है आत्मनिर्भर योजना। तो ये योजना आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। उस समय सरकार के पास अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। पहले आप लोग देखते होंगे कि पहले स्कूल भी नहीं होते थे, गुरुकुल में सिखाया जाता था। तो इस तरह से पहले पर्याप्त साधन नहीं हुआ करते थे। बेसिक शिक्षा को हस्त कौशलों पर आधारित कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय से स्कूलों का व्यय निकालने का विचार अत्यधिक उपयोगी था। तो जो बच्चे स्कूल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो वहाँ पे जो शिक्षा सिखाई जा रही है, हस्तशिल्प की, हस्त कौशल जो सिखाया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों को क्या है, मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसी से क्या है, स्कूल चलाया जाता था। तो गांधी जी का मानना था कि बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्पों को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए, जिससे इस शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सके। तो आज की डेट में क्या है, बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या है, हाथ का दस्तकार बनाया जाता था, हस्त कौशल उन्हें सिखाया जाता था, ताकि आगे आने वाले समय में अपना जो है पालन पोषण आराम से कर सकें। इस प्रकार कह सकते हैं कि हाँ, बेसिक शिक्षा गांधी जी के आत्मनिर्भर समाज की कल्पना को क्या है, साकार करता है। तो ये थी आपकी आत्मनिर्भर योजना, एक नाम ये दिया। ठीक है, ये इसकी विशेषता। दूसरा, मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद कर लेने हैं, इसके आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। बेसिक शिक्षा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। तो इससे क्या है, मनुष्य क्या है, सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का। तो ये इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, उससे अच्छे गुण दिए जाते हैं। व्यावसायिक विकास, उन्हें क्या है, कला कौशल भी सिखाया जाता है। आध्यात्मिक विकास, तो इस तरह से सभी विकास, सारे चौमुखी विकास उनका होता है। तो इसलिए कहा गया है मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर ये बल देता है। तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो वास्तविक जीवन की तैयारी। अब देखते हैं यहाँ पे वास्तविक जीवन की तैयारी किस तरह से कराते हैं। हमारा देश जो है ग्रामों का देश है, ये तो सबको ही पता है कि हमारे देश में बहुत सारे गाँव हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, देश ग्रामों का देश कहते हैं। तो बेसिक शिक्षा में बच्चों को ग्रामीण उद्योग, कृषि, पशुपालन आदि और
ग्रामीण हस्त कौशलों, कताई, बुनाई आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने की व्यवस्था की गई है और यह आशा की गई थी कि इसे प्राप्त करने के बाद वे अपनी जीविका कमा सकेंगे। सिद्धांततः ये बहुत अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, वास्तविक जीवन की तैयारी, क्योंकि वास्तव में क्या है, अगर पढ़ने लिखने के बाद क्या अपनी जीविका अच्छे से चलाने के लिए क्या है, उन्हें कोई ना कोई कौशल आना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती थी। चौथी विशेषता है भारतीयों के आधारभूत पाठ्यक्रम। तो बेसिक शिक्षा भारतीयों के वास्तविक जीवन से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि सपने में सोचा जा रहा है कि ऐसा होगा ऐसा हो, ये जो है वास्तविक जीवन से संबंधित है। हकीकत में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबको अपनी जीविका चलानी है, आगे चलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उन्हें रोजगार आना चाहिए। इसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास के समस्त आवश्यक विषयों जैसे कि सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंदी को पूरे देश के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया है। हिंदी को क्यों पूरे देश में अनिवार्य किया गया है, क्योंकि सब मातृभाषा क्या है, सबकी ज़्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। अगर हिंदी में सिखाया जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं बातों को। पांचवा है वर्ग भेद की समाप्ति। हमारे देश में जाति, धर्म, श्रम आदि अनेक आधारों पर क्या है, अनेक प्रकार के वर्ग हैं। ये तो आप लोगों को भी पता है, काफ़ी भेदभाव था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तो काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे, जो आज हम लोग सबके बराबर में हैं। बेसिक शिक्षा में सबके लिए समान शिक्षा और सबके लिए समान सेवा कार्य की व्यवस्था की गई है। इस सब से हम वर्ग भेद को कुछ सीमा तक अवश्य समाप्त कर सकेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि अगर इंसान खुद से अपनी जीविका चला सकता है तो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा वो। ठीक है। छठा, शारीरिक एवं मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति। उस समय अंग्रेज हमें थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाकर हमारा कद ऊंचा कर देते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों को हेय समझने लगे। मतलब कि जो पढ़े लिखे हो जाते थे, पढ़े लिखे होने की बात क्या, उनके अंदर अहम की भावना हो जाती थी, और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, बोझा ढो रहा है अपनी पीठ पर, तो उसे क्या है, हेय दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ही गंदी नज़र से देखा जाता था, उसको बहुत नीचा समझा जाता था। तो ये क्या है, एक इसमें द्वेष की भावना भी आने लगी। बेसिक शिक्षा में सभी बच्चों के लिए हस्तकौशल अथवा उद्योग की शिक्षा और समाज के सेवा कार्य अनिवार्य किए गए। तो यहाँ पे स्कूल में सिखाया जाने लगा कि समाज सेवा सबको ही करनी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सबको ही ये काम करना है। हस्तकौशल भी सभी बच्चों को सिखाया गया, उद्योग की शिक्षा भी सभी बच्चों को दी गई। जब सभी श्रम करेंगे तो श्रम करने वालों को हे कौन समझेगा। तो जब सबको बराबरी का दर्जा मिल जाएगा तो कोई किसी को नीची निगाह से नहीं देखेगा ना, इसलिए। सातवां है कार्य केंद्रित शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है ऐसे कर लेना, ऐसा नहीं है। खुद से कोशिश अपने हाथों से करके ये सब सिखाया जाता था बच्चों को। सीखने की यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल स्थायी होता है, वो कभी नहीं भूल सकता उसको, क्योंकि इसके करके सीखना प्रभावी शिक्षण विधि है। क्योंकि अगर इंसान खुद से करेगा ना प्रैक्टिकली, तो उसको ज़्यादा देर तक माइंड में रहता है कि वो कभी भूल नहीं सकता उस चीज़ को। अगर हम एक बच्चे को अगर पढ़वाते हैं, हमने चैप्टर क्या है पढ़ा दिया बच्चे को, लेकिन बच्चा क्या है, नींद आ रही, कभी उसको, कभी वो खेलने में लग जा रहा है, तो वो ध्यान से नहीं सुनता है। अगर हम बच्चे से खुद से पढ़वाएं तो बच्चा बहुत ध्यान से उसको सुन भी पाएगा। आठवीं विशेषता ये समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रियाओं को अभिन्न माना जाता है और पाठ्यक्रम के समस्त विषयों क्रियाओं को किसी हस्तकौशल, उद्योग, प्राकृतिक पर्यावरण अथवा सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से एक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है। बेसिक शिक्षा में इसे एकीकृत विधि कहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है एकीकृत विधि क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि बेसिक शिक्षा में ज्ञान और क्रिया को क्या है, एक अभिन्न अंग माना जाता है, और ज्ञान और क्रिया दोनों ही अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर ज्ञान देना है तो वहाँ पे क्रिया करके सीखना है कि हाँ किस तरह से कार्य किया गया है। तो
तो यहाँ पे पाठ्यक्रम के समस्त विषयों एवं क्रियाओं को किसी हस्तकौशल से जोड़ा गया है या उद्योग से जोड़ा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण से भी जोड़ा गया है या सामाजिक पर्यावरण से भी जोड़ा गया है। तो इसको क्या है, पूरी एक इकाई के रूप में विकसित कर दिया है, एक ही बना दिया इसको। तो इसे क्या है, बेसिक शिक्षा में एकीकृत विधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। 9वां पॉइंट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। उस समय अंग्रेजों ने भी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही बना दिया था, पर इसके साथ अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल भी चल रहे थे। तो गांधी जी ने क्या है, केवल मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर अधिक बल दिया, तभी तो समानता आ सकी। क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, हिंदी ही बोलना जानते हैं। तो जिनको ज़्यादा इंग्लिश आती है तो वो क्या आज भी आप लोग देखेंगे तो ऐसे जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको काफ़ी गलत निगाह से देखा जाता है कि इनको कुछ नहीं आता, ये गरीब हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी ने जो है मातृभाषा हिंदी को ही रखा कि सबको हिंदी आनी चाहिए। 10वां पॉइंट है विद्यालय और समाज में निकट का संबंध। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों का भारतीय जनजीवन से निकट का संबंध नहीं था। पहले अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली कैसी होती थी, विद्यालयों का भारतीय जीवन से निकट नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा सबको नहीं आती थी। बेसिक शिक्षा ने विद्यालयों और समाज के इस अंतर को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ये अंतर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि हिंदी को क्या बना दिया, देश की मातृभाषा बना दिया। विद्यालयों में समाज की भाषा, समाज के हस्तकौशल, समाज के उद्योग, समाज के उत्सव और समाज की अन्य क्रियाओं को क्या है, स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी के त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। इससे विद्यालय और समाज में निकट का संबंध स्थापित हुआ, इससे लोगों को जानकारी मिली। अब बात करते हैं हम इसके दोष और सीमाओं के बारे में। सैद्धांतिक दृष्टि से बेसिक शिक्षा के चाहे जितने गुण गिनाए जाएं और चाहे कितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, पर व्यवहारिक रूप में ये विफल रही। इसे निम्नलिखित दोष हैं। तो अब जानते हैं कि ये क्यों विफल रही, क्यों इसमें दोष हैं। अब तक तो हमने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं इसके दोषों के बारे में। कौन कौन से दोष हैं इसमें। पहला, अपूर्ण योजना। ये योजना पूरी नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है, परंतु वास्तव में ये केवल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की ही योजना है। इसमें केवल ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, नगरीय बच्चों की आवश्यकताओं का नहीं। यहाँ पे एक पक्षपात वाली बात आ गई है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उन्हीं को शिक्षा अनिवार्य की गई, वो भी निःशुल्क। और क्या है कि शहर में रहने वाले बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें एक ये अपूर्ण योजना है। तो इसका सुझाव गोखले ने दिया था। ये किसने बात कही थी, ये गोखले जी ने कही थी। अब दूसरा दोष देखते हैं। इसमें दूसरा दोष है उच्च शिक्षा से संबंध ना होना। बेसिक शिक्षा 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा है। तो बेसिक शिक्षा कौन सी होती है, 1 to 5th तक होती है ना। तो वो क्या है, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए है। तो इसका पाठ्यक्रम केवल इसी आयु वर्ग के बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मान लीजिए 7 से 14 साल तक तो बच्चा क्या है, ये शिक्षा ले सकता है, लेकिन उसके आगे क्या करेगा इसके बारे में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया। तो ये भी क्या है, एक दोष बताया गया। इसका निर्माण करते समय इसका माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंध नहीं जोड़ा गया। आगे नहीं बताया गया कि इसके बाद बच्चे करेंगे क्या। उसे उच्च शिक्षा का सही आधार नहीं बनाया गया, जबकि शिक्षा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि शिक्षा क्या है, हमेशा ही सीखी जाती है, हमेशा सीखने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है ये तो लेकिन जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद नहीं बताया कि आगे बच्चे किस तरह से शिक्षा लेंगे। तीसरा, नगरीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। भारत ग्रामों का देश है, ये सभी जानते हैं, परंतु प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रखना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्या है कि गाँव से आकर शहरों में भी लोग बस गए हैं, लेकिन वो भी एक तरह से क्या है, गरीब ही है। क्या उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें भी मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ गाँव तक ही सीमित रखा गया, इसको शहरों तक नहीं पहुँचाया गया। नगरीय बच्चों के जीवन से इसका कोई संबंध ना होना इसका एक बड़ा दोष है, इसको एक दोष माना गया है। ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षा केवल भारत की निर्धन जनता के लिए ही
बनाई गई है। तो यहाँ पे एक पक्षपातपूर्ण नीति आ गई ना, एक पक्ष रखा गया है सिर्फ ग्रामीणों के लिए और शहर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि शहरों में लोग कहाँ से आके बसते हैं, गांव से आके बसते हैं ना, तो इसका मतलब तो वो गांव से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। चौथा, हस्त कौशलों पर अत्यधिक बल। बेसिक शिक्षा में सबसे अधिक बल हस्त कौशलों की शिक्षा पर दिया गया है। इसे पाठ्यक्रम का केंद्रीय विषय बनाया गया। तो क्या है, हाथ से बनाने वाली चीज़ों पर ज़्यादा क्या है, ध्यान दिया गया है इसमें, और इसी के माध्यम से अन्य सब विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देने पर भी बल दिया गया है। जाकिर हुसैन समिति ने तो इसके लिए स्कूली समय 5.5 घंटे से लेकर 3 घंटे 20 मिनट तक निर्धारित किए हैं। तो ये स्कूल 5.5 घंटे भी चलते हैं, 3 घंटे 20 मिनट तक भी चल सकते हैं। ऐसा लगता है बेसिक शिक्षा के निर्माता भारत को हस्तकौशलों का देश बनाना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ हस्तकौशल सिखाने से ही काम नहीं चलेगा ना। फिर स्कूली शिक्षा में किसी विषय अथवा क्रिया को आवश्यकता से अधिक महत्व देने का अर्थ है दूसरे विषयों और क्रियाओं को कम महत्व देना। अब हस्तकौशलों में ही बच्चे लगे रहेंगे तो बाकी चीज़ें कब सीखेंगे, पूरा टाइम तो उनके पास यही करने में चला जाएगा ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइम अगर बांट दिया जाए तो सभी तरह के विषयों वो बच्चे सीख सकते हैं। इस स्थिति का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, तो ये भी इसका एक दोष माना गया। पांचवा है कच्चे माल की बर्बादी। छोटे छोटे बच्चों से उत्पादन की आशा करना मात्र कल्पना का विषय है। आप लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि इन चीज़ों को संभाल के यूज़ करें, तो क्या है, ज़्यादातर चीज़ें वेस्ट ही हो जाती हैं। जो कुछ भी बच्चे स्कूल में बनाते हैं वह उपयोग करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उन बच्चों को समझ नहीं होती है कि उन्हें किस तरह से बनाना है, तो ज़्यादातर चीज़ें ख़राब ही होती हैं। उसे बाज़ार में भी नहीं बेचा जा सकता। अब ये बताइए, ख़राब चीज़ खरीदेगा कौन? कोई भी नहीं चाहेगा कि ख़राब चीज़ें खरीदें। तो इस योजना से कच्चे माल के अपव्यय के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा। तो यहाँ से क्या है, ज़्यादातर चीज़ें बर्बादी हुई। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, कि समय और शक्ति का अपव्यय। बेसिक शिक्षा में जिस प्रकार शिक्षण करने की बात कही गई है उसमें स्वाभाविकता और प्रभाविकता दोनों ही समाप्त हो जाती है। फिर पाठ्यक्रम के समस्त विषयों और क्रियाओं में एकीकरण करना, और वह भी किसी हस्तकौशल उद्योग, प्राकृतिक पर्यावरण अथवा सामाजिक क्रिया को केंद्रीय विषय मानकर केवल कल्पना की बात है। ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में लाने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छी बातें बोलना, अच्छी चीज़ें सीखना, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चे को नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे हस्तकौशल में ही लगे हुए हैं। तो ये भी इसका एक दोष माना गया है। श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव। अगर पाठ्यक्रम के कुछ विषयों और क्रियाओं को समन्वित रूप से विकसित करना संभव भी होता है तो दूसरी समस्या उपस्थित होती है। यहाँ पे पाठ्यक्रम और क्रिया को क्या है, समन्वित रूप से विकसित नहीं किया गया है। किसी विषय अथवा क्रिया को उसके तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने की और एकीकृत विधि द्वारा सतत शिक्षण नहीं किया जा सकता है, कि यहाँ पे श्रृंखला नहीं बनाई गई है कि बच्चे को इस टाइम पे ये सीखना है, इस टाइम पे ये सीखना है, तो सभी तरह का विकास बच्चे में नहीं हो पा रहा है। ये भी इसका एक दोष माना गया है। आठवां है धार्मिक शिक्षा का अभाव। बेसिक शिक्षा को भारत की आधारभूत शिक्षा कहा जाता है। तो बेसिक शिक्षा को क्या कहा जाता है, आधारभूत शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि पूरी शिक्षा की नींव कहाँ से डल रही है, बेसिक शिक्षा से ही डल रही है। तो बेसिक शिक्षा को आधार माना जाता है, तो इसीलिए इसे आधारभूत शिक्षा कहा जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय समाज के आधारभूत धर्म की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, कि बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है सिवाय हस्तकौशल के, केवल नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया है। गांधी जी को भय था कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर कहीं द्वेष ना फैल जाए। अब गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं धर्म के बारे में बच्चों को शिक्षा के लिए कहूँ तो कहीं दूसरे धर्म के लोग बुरा ना मान जाएं, तो धर्म देश की शिक्षा नहीं देता है, धर्म की शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ये भी इसका दोष बताया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।